सन था 1624 का। 1624 में मलिक अंबर नाम का निज़ाम शाही में एक सरदार हुआ करता था। भोसले और जाधव घराना इनके पहले से संबंध हुआ करते थे, लेकिन एक हाथी के वजह से उन संबंधों में दरार पड़ गई। इसीलिए सारे जाधव मिलकर मुगलों में शामिल हो गए और जो भोसले थे वो अब भी निज़ाम शाही में उपस्थित थे। तो इस बात का फायदा आदिल शाह ने उठाने की बड़ी कोशिश की। उसे लगा सारे जाधव मुगल में चले गए, अब निज़ाम शाही कमजोर हो चुकी है, तो निज़ाम शाही को खदेड़ दिया जाता है। उसने मुगलों को पत्र लिखा कि आइए हम दोनों मिलके निज़ाम शाही पर आक्रमण करते हैं। तो तय रहा। 1624 की यह बात है। निज़ाम शाही में एक सरदार था जिसका नाम था मलिक अंबर। वो सबसे बड़ा सरदार था, उसकी उम्र थी 80 साल। और उसके बाद सबसे ज़्यादा कर्तव्यगार यदि कोई सरदार निज़ाम शाही में उस समय पर नौकरी पर था तो वो थे शाहजी राजे। उस समय पे शाहजी राजे निज़ाम शाही में उपस्थित थे। तो भातेवाड़ी का युद्ध शुरू हुआ। अब जिस जगह पर भातेवाड़ी में यह युद्ध हुआ उस जगह पर काळंदी नदी है और काळंदी नदी के ऊपर एक बांध बांध के रखा गया है। निर्णय कुछ इस तरह से हुआ था कि प्रातः होते ही मुगल आक्रमण कर देंगे। यह बात जब शाहजी राजे को समझ में आई कि प्रातः होते ही नदी के पार से आक्रमण शुरू हो जाएगा और हम इस आक्रमण को रोक नहीं पाएंगे, तो शाहजी राजे ने कहा कुछ नहीं करना है, आपके पास में कुछ भी सामान होगा, कुल्हाड़ हथौड़े सब एकत्रित करते हैं और उस धरण को जाके तोड़ते हैं। रातों रात उस धरण का दरवाजा तोड़ दिया गया, वो बांध फूटा, सारे मुगल बह गए। ये जो सीन भातेवाड़ी का हुआ है, ये सीन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। आप अगर मूवीज अच्छे से देखते होंगे तो आपको ये याद आएगा कि बाहुबली 2 करके एक मूवी आई थी। उस मूवी में ये सीन दिखाया गया है कि जब कुंतल राज्य पर पिंडारियों का आक्रमण होता है उस समय पर बाहुबली जाकर धरण के बांध तोड़ देता है। साउथ की मूवीज इतनी क्यों चलती हैं और आजकल बॉलीवुड के अगेंस्ट जाकर साउथ का ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो लोग अपनी संस्कृति को पकड़ के रखते हैं। जो अपनी संस्कृति को पकड़ के रखता है वो विश्व में कहीं पर भी जाए उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। 1624 का ये युद्ध इतिहास में मराठों के उदय का दिशा तय करने वाला युद्ध था। बस 350 साल से हम यवनों की ही गुलामी कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। एक साइड से मुगल, एक तरफ से आदिल शाही, एक तरफ से निज़ाम शाही, कुतुब शाही, औरंगजेब, सारे ब्रिटिशर्स सब मिलकर हमें गुलाम बनाकर रख रहे थे। और 1630 में एक अग्नि ने एक अग्निवीर को जन्म दिया, दशानन के सामने राम के जैसा, जरासंध के सामने भीम के जैसा। उसका नाम था शिवाजी। देखते देखते शिवाजी महाराज की ख्याति बढ़ने लगी, चारों ओर उनकी ख्याति फैलने लगी। लेकिन ये सब होते हुए आदिल शाह को सहन नहीं हो रहा था। शाहजी राजा जब बंगलोर गए, छोटे से थे, 12 साल के होंगे, बंगलोर गए। बंगलोर में शाहजी राजा से मिलने गए, आदिल शाह के दरबार में खड़े हैं। तो शाहजी राजा ने कहा, शिवाजी मुजरा करिए, सामने सल्तनत बीजापुर है, झुकिए। और शिवाजी ने कहा, हम किसी के आगे नहीं झुकते। शाहजी राजा ने कहा, ले जाओ इसे। तो आदिल शाह ने कहा, बच्चा है, जान दो फर्जंद। शाहजी राजा को फर्जंद कहा जाता था। बच्चा है, जान दो फर्जंद, डर गया होगा।
और ये बात जाते जाते महाराज ने सुनी और महाराज पलटे और कहा, हम किसी से नहीं डरते। शिवाजी राजे को वहां से ले जाया गया और शाहजी राजे गुस्से में आग बबूला होकर माँ जिजाऊ के कमरे में गए और उनसे पूछा, तुमने क्या सिखाया अपने बच्चे को? सल्तनत बीजापुर के सामने जाके कहता है, हम किसी से नहीं डरते, ये सर किसी के आगे नहीं झुकता। तो आओ जिजाऊ ने पूछा, राजे ऐसा क्यों किया? तब शिवाजी राजा ने उत्तर दिया, आओ साहब, आप ही ने तो सिखाया था ना कि यार यदि ये सर झुके तो सर झुके केवल भगवा के आगे, या सर झुके तो केवल हमारे प्रजा के आगे, इसके अलावा ये सर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। 12 साल के थे राजे, सिर्फ 12 साल के। शाहजी राजे ने जब ये उद्गार सुने तो उन्हें लगा कि जो प्रयत्न मैंने एक स्वतंत्र स्वराज्य बनाने की कोशिश की थी, वो स्वराज्य का सपना अब मेरा लड़का देखेगा। उन्होंने एक ध्वज दिया, एक स्वतंत्र मुद्रा दी और शिवाजी महाराज को पुणे में रवाना किया। राजे अब 16 साल के हो गए, 1646 का साल है। महाराज के जितने भी राज व्यवहार के पत्र रहते थे उनमें राज मुद्रा छपी हुई रहती थी। राज मुद्रा में छपा हुआ रहता था, प्रतिपंच चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता साह सुनो शिव शैसा मुद्रा भद्राय राजते। ये आदिल शाह के आंखों में चुभ रहा था। 1648 का साल है। आदिल शाह ने फतेह खान को भेजा और शिवाजी महाराज ने उस फतेह खान को भी शिकस्त दे दी। नाम फतेह खान, शिकस्त दे दी, फतेह नहीं मिल पाई उसे। शिवाजी राजे अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और तभी आदिल शाह ने एक चाल चली। सोते हुए शाहजी राजे को आदिल शाह ने कैद कर लिया। शिवाजी महाराज को लगा स्वराज्य का सपना अब नास्ते नाबूद हो जाएगा। रुको, आओ जिजाऊ ने कहा, सुनो राजे, ये स्वराज्य ना तो मेरा है, ना तुम्हारा है और ना तुम्हारे पितृतुल्य का है। ये स्वराज्य प्रजा का है। और बस युक्ति लड़ाई गई। शिवाजी महाराज ने मुगलों को पत्र लिखा और कहा कि हम आपके साथ युति करेंगे। इस बात से आदिल शाह बौखला गया और आदिल शाह ने कहा, ठीक है, हम शाहजी राजे को कैद से छोड़ते हैं। और अगले 7 से 8 साल तक शिवाजी महाराज ने एक भी युद्ध नहीं किया, एक भी नहीं। शिवाजी महाराज नीतियाँ सीख रहे थे, शिवाजी महाराज अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, कोई युद्ध नहीं है। 1654 का साल था, 1654। शिवाजी महाराज के बड़े भाई यानी कि संभाजी राजे कनकगिरी में अफजल खान ने उन्हें पकड़ के मार दिया। तब भी शिवाजी महाराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन 1656 में जावड़ी में जाकर शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मोरे को पकड़कर मारा। और ये सब होने के बाद अब जावड़ी में शिवाजी महाराज ने जिस समय पर पैर रखा, ये अफजल खान को सहन नहीं हुआ। तो अफजल खान ने कहा कि अब मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लेके आऊंगा और यहां से शुरू होता है हमारे पावन खिंड का इतिहास। अफजल खान ने ऐलान कर दिया। 35,000 की सेना लेके निकला था अफजल खान, 35,000 की। 1659 में अफजल खान निकला। मार्च का महीना था। 1659 मार्च के महीने में जब अफजल खान निकला, शिवाजी राजे को बात ये जब पता चली, शिवाजी राजे ने अपने गुप्तहेरों से कहा, इसका निशाने हत्ती पहले मारो। उसका नाम था फतेह शिकस्त, उसके हाथी का नाम था। और शिवाजी महाराज ने आज्ञा की, इसकी हाथी मार दो। उस समय पे जब भी कोई व्यक्ति युद्ध पर निकलता है और निकलते वक्त यदि उसका हाथी मारा जाता है तो अपशगुन समझा जाता है। साइकोलॉजिकली उसे ट्रैप किया जा रहा था। वो साइकोलॉजिकली पहले ही ट्रैप हो गया इस चक्कर में कि मैं शिवाजी से जीत नहीं पाऊंगा
और जिंदा वापस लौटकर नहीं आऊंगा, अफजल खान ने अपने 60 बीवियों का कत्ल कर दिया। एबे कैरे ने उनकी कब्र ढूंढ के निकाली है, बंगलोर के पास में उनकी सारी कब्रें, उन्हें पता था वो वापस नहीं आने वाला, इतनी दहशत थी शिवाजी महाराज की। 60 पत्नियों का कत्ल किया और फिर वो स्वराज्य में निकला। 35,000 की सेना लेके निकला था वो, 35,000 की सेना, उस समय अफाट सेना। अफजल खान इतना नीच, शाहजी राजे को कैद किया, संभाजी राजे को पकड़ के मारा, कस्तूरी नंदन को मारा। राजे की उम्र क्या थी? सिर्फ 29 साल। महाराज सिर्फ 29 साल के थे। ये धूर्त अफजल खान इतना बड़ा शत्रु स्वराज्य का, इतना बड़ा संकट स्वराज्य पर आने वाला था और बस तय था। समूचे हिंदुस्तान को लगा कि शिवाजी का इतिहास अब खत्म है। मुगलों को लगा शिवाजी गया, आदिल शाह को लगा शिवाजी गया। वाई के जंगल में आके रुका था ये, और महाराज ने उसे पत्र लिखा है। सबसे होशियार कर्तव्यगार वकील को बुलाया गया महाराज के, गोपीनाथ पंत, और गोपीनाथ पंत जी से कहा कि काका सुनो मेरी बात, आपको जाके उससे बात करनी होगी। ये जब मार्च के महीने में आया, आने के बाद इसने मंदिर लूटे, लोगों को परेशान करना शुरू किया, लेकिन तकरीबन 7 से 6 महीने तक शिवाजी महाराज ने कोई भी प्रतिक्रिया अफजल खान को नहीं दी है। वो चाहता था कि शिवाजी मैदान में उतरे और मैं इसका सुपड़ा साफ कर दूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। महाराज ने तकरीबन 6 महीने तक एक प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत। और फिर महाराज गोपीनाथ काका को भेजेंगे उससे पहले अफजल खान ने अपने वकील को भेजा, जिसका नाम था कृष्णा भास्कर कुलकर्णी। उसे भेजा गया, और अब शिवाजी महाराज को समझ चुका था कि अब युद्ध नहीं होगा, अब साइकोलॉजिकल वारफेयर शुरू हो चुका है। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी आए और महाराज ने कहा गोपीनाथ काका आप जाके बात करो, उससे कहो कि अफजल खान आप हमारे चाचा जान हैं, हम डर गए आपसे, हम चाहते हैं कि आदिल शाह में आए, आदिल शाह में आके हम आपकी सरनौबती लेना चाहेंगे, हम आदिल शाह के खिलाफ जाके लड़ना नहीं चाहते, आप जो है हमें सही सलामत सुरक्षित ले जाइए, बस 3-4 महीने का एक समय दे दीजिए मुझे, मैं खुद आके आपसे मिलूंगा। तय था, साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है। महाराज ने उसे वाई के जंगल में पकड़ के रखा, और कूटनीति यही थी कि 3 महीने तक उसे वाई के जंगल में पकड़ के रखना है, और 3 महीने के बाद ये जावड़ी के जंगल में प्रतापगढ़ के ऊपर आना चाहिए, बस कुछ भी हो जाए। ये प्रतापगढ़ के जंगल में आया, फंस गया। अफजल खान के सारे जितने भी गुप्तहेर थे, अफजल खान के जितने भी चीफ एडवाइजर्स थे, सब ने अफजल खान को ये बता के रखा था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, जावड़ी के जंगल में नहीं जाना, वो शिवाजी है, वो फाड़ डालेंगे, कुछ भी हो जाए जावड़ी के जंगल में नहीं जाना। तय था। 3 महीने की कालावधि शिवाजी महाराज ने संपूर्ण की, और फिर एक पत्र लिखा कि चाचा जान, हम आपकी बहुत अदब रखते हैं, आप ऐसा करिए, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इतना लंबा सफ़र करके हम आपके पास आए, उससे बेहतर है कि आप ही जावड़ी के जंगल में आ जाए, वैसे भी हम आपसे डरते हैं। और अफजल खान को इस बात का घमंड था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अफजल खान की जो राज मुद्रा थी, अफजल खान जो पत्र व्यवहार में अपने मुद्रा इस्तेमाल करता था, उस मुद्रा में अफजल खान ने लिख के रखा था, गर अर्ज कुनद सिपत अल्लाह फजल फुजला व फसल अफजल अजकर मुल्की बजाय तस्बी आवाज़ आयत अफजल अफजल अफजल। यानी कि यदि स्वर्ग से कोई व्यक्ति कान लगाकर पृथ्वी की ओर देखेगा और सुनने की कोशिश करेगा, तो जपमाला में से उसे अल्लाह अल्लाह नाम नहीं आएगा, वो नाम आएगा अफजल अफजल अफजल। इतना घमंड था उसको, तय हो चुका था। ये जब स्वराज्य में आए, इसे जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहिए, तय हो चुका था। सबने कहा राजे आप
खुद जाकर स्वयं उससे मत मिलिए, आप बहुत ज़्यादा जवान हैं, 29 साल के थे शिवाजी राजे। सबने कहा राजे आप मत जाओ, ये बहुत धूर्त है। लेकिन राजे ने कहा सुनो मेरी बात, यदि मुझे कुछ होता है तो संपूर्ण स्वराज्य का कारभार नेताजी पालकर संभालेंगे, गद्दी पर संभाजी राजे बैठेंगे, मैं सिर्फ आपका राजा नहीं हूं। स्वराज्य का, इस मराठी का अभिमान और स्वाभिमान रखने की जो मुहिम है वो भी मैंने शुरू की थी और इसे ही मुझे आखिरी तक ले जाना होगा, बस तय था। 10 नवंबर 1659 दिन तय हुआ कि अब जाके मिलना है। प्रतापगढ़ पर अफजल खान को बुलाया गया। प्रतापगडाच्या पायथ्यावरती अफजल खान आला। पायथा म्हणजे हिंदी में उसे कहते हैं कि पैरों के तलक, यानी कि ना तो गढ़ के पूर्ण ऊपर और ना ही संपूर्णतः नीचे, गढ़ के दोनों भाग के कहीं तो बीच में ये मिलन होने वाला था। छावनी सजाई गई। राजे ने पत्र लिखा, हम सुबह सवेरे तो मिलने नहीं आ पाएंगे, हम दोपहर को आ जाएंगे आपसे मिलने। ये जो 3 महीने की कालावधि शिवाजी राजे ने मांगी थी, उस 3 महीने की कालावधि में शिवाजी राजे ने अपने आप को संपूर्णतः तैयार किया था। 3 महीने में शिवाजी महाराज ने अपने गुप्तहेरों से ये जान लिया कि उसकी सेना में क्या क्या है। तो ये पता चला कि अफजल खान 200 अरबी घोड़े लेके आ रहा है। तो महाराज ने कहा ट्रेनिंग शुरू करो, 200 अरबी घोड़े कैसे चलाते उसकी ट्रेनिंग शुरू करो। शिवाजी महाराज के साथ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था संभाजी कावजी। ये अफजल खान के ऊंचाई का कदकाठी वैसी ही थी उसकी। तो रोज शिवाजी महाराज उसके साथ मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस किया करते थे कि कभी अफजल खान ने मुझे बगल में अगर दबा दिया तो मैं निकलूंगा कैसे। रोज ये खेल होता था, रोज प्रतिदिन। दिन तय हुआ और अफजल खान से मिलने की बारी आई। शिवाजी महाराज के साथ में 10 सैनिक थे, अफजल खान के साथ में 10 सैनिक थे। यही तय हुआ था कि मेरे तरफ से 10 आएंगे, तुम्हारे तरफ से 10 आएंगे। अफजल खान की सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बड़ा सैयद, जिसे आप सैयद बंडा कहते हो, उसका नाम था बड़ा सैयद। वो बड़ा सैयद इतने नागिन के जैसे दंडपट्टा चलाता था कि उसके तोड़ का यदि कोई व्यक्ति होगा तो वो थे सिर्फ जीवा महाला। सिर्फ जीवा महाला ऐसे थे कि जो नागिन के जैसे दंडपट्टा चला सकते थे। तो पर्सनल बॉडीगार्ड सिर्फ 2 रखे गए जो शामियाना के अंदर जाएंगे और बाण मारने के बाद जितनी दूरी तय होती है उस दूरी पर तकरीबन 9 लोग खड़े रहेंगे। तय था 10 नवंबर को ये होने वाला था। सब शामियाना के पास गए, शामियाना के अंदर गए। राजे को पता था कि ये मार सकता है। राजे पहले ही अलर्ट थे। महाराज ने अपने दाहिने हाथ में अंगूठियाँ पहनी। वो दिखने के लिए सिर्फ अंगूठियाँ थी, अंदर से एक मेटल की प्लेट हुआ करती थी। वो मेटल की प्लेट अंदर से थी, बाहर से अंगूठियाँ थी। उस पर मेटल के बाघ नख थे और बाघ नख पहन के राजे गए। शरीर पे पूरा चिलखत पहना हुआ था, जिसे तुम बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हो। सर के ऊपर मेटल कैप थी, उसके ऊपर जीरेदार टोप पहना था शिवाजी राजे ने कि अगर कोई सर पे घाव करेगा तो वो सर पे घाव होना नहीं चाहिए। इतने अलर्ट शिवाजी राजे गए थे। 10 लोगों में से एक जन के हाथ में शिंग्या दिया गया था। शिंग्या यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम बड़ा तुतारी सुनते हैं, वैसे छोटा सा एक शिंग्या होता है कि यदि छावनी के अंदर हलचल शुरू होती है, कोई व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि छावनी के अंदर कौन मारा गया, राजे मारे गए या खान मारा गया। सिर्फ ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि छावनी के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है, इसका मतलब कोई ना कोई मरने वाला है। जैसे ही हलचल शुरू हुई, एक व्यक्ति शिंगिया फूकेगा, दूसरा व्यक्ति गढ़ की ओर दौड़ेगा और गढ़ पे जाके तोपों की आवाज होगी। अफजल खान ने 35,000 की सेना लाई थी। सारी की सारी सेना जावड़ी के जंगल में पकड़ के रखी गई थी और ये सारे मावड़े जंगल में झाड़ों के ऊपर, जमीन के नीचे छुप के बैठे थे। निर्धार कर चुके थे सारे, 35,000 की सेना लेके आया ना, एक आदमी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, एक आदमी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, बस तय हुआ। राजे शामियाने की तरफ बढ़े, छावनी के अंदर घुसे। जाते ही वहाँ पर सैयद बंडा ज़्यादा करीब खड़ा था,
तो राजे ने गोपीनाथ जी से कहा मुझे इसका डर लगता है, इससे कहो थोड़ा दूर रहे। तो अफजल खान को ये बात सच लगने लगी कि अब तो राजे डर गए, अब शिवाजी डर चुका है, मुझे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने कमर में एक खंजीर छुपा के रखी थी। राजे के हाथ में बाघ नख थे और राजे के कमर पट्टे में एक कृपानिका थी, जिसे आप मराठी में कट्यार कहते हो। ती कृपानिका घेऊन महाराजांनी आपल्या कमर पट्ट्यात लपवून ठेवलेली होती आणि अफजल खानाला खात्री पटलेली होती की राजे घाबरले आहेत। बस ठरला, राजे सामने बढ़े और अफजल खान ने बगल में दबा दिया और हलचल हुई शामियाने में। उसी तरह से उस शिंगिया ने शिंग फूका, एक आदमी दौड़ते हुए प्रतापगढ़ की ओर दौड़ा और पूरे प्रतापगढ़ में कोलाहल मच गया। खान की राज साधी आपल्या घरात डिलेव्हरीची जर खबर बातमी असली ना तरी सुद्धा आपण येरझारे मारत असतो। त्या प्रतापगडावरती काय परिस्थिती झाली असेल, आतमध्ये काय सुरू आहे, खान की राजा राजा की खान की राजा, प्रत्येक माणसाचे डोळे त्या माणसावरती टपारून उभे होते की हा व्यक्ती आलाय, सांगतोय काय, खान की राजा कौन है वो व्यक्ति, कौन गया। वो आदमी दौड़ा, दौड़ते वक्त दरवाजा खुला, गढ़ का दरवाजा खुलते वक्त वो आदमी अंदर घुसते वक्त सबने पूछा बताओ क्या हुआ, खान की राजा, और वो चिल्लाया अफजल खान मारा गया। बस हर्षोल्लास, क्या उल्लास रहा होगा, क्या क्षण रहा होगा। अफजल खान को इस बात का घमंड था कि स्वर्ग से यदि कोई नीचे देखता हो तो आवाज आता होगा अफजल अफजल अफजल। 2 मिनट में शिवाजी महाराज ने खोल डाला उसको, कट्यार घुसाई, खींच के खींच डाला। अफजल खान को जब मारने के बाद सैयद बंडा ने शिवाजी महाराज पर वार करने की कोशिश की और उसी क्षण जीवा माला ने अपना दंडपट्टा घुमाया और सैयद बंडा के हाथ छाट दिए और महाराष्ट्र में कहावत बन गई कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। इतिहास को एक नई दिशा लग गई थी। समस्त हिंदुस्तान ये सोच रहा था कि शिवाजी राजे तो खत्म हो गए, मुगलों को लगा राजे गए, अंग्रेजों को लगा गए राजे, सबको लगा गए राजे। 350 साल की गुलामी, इन्हीं की चाकरी, इन्हीं की। मराठीचा स्वाभिमान कुठेतरी हरवलेला, सगळे हट्टे कट्टे मराठे सरदार सांगणारे यांच्यात चाकरीत, धर्मसभा राखणारे सगळे पंडित सुद्धा यांच्यात चाकरीत। मुगल अपने दरबार में और अपने राजमहल से झरोखा दर्शन देते थे। एक खिड़की हुआ करती थी, उसमें से सारे मुगल आके दर्शन देते थे। तो धर्मसभा ने यह कह दिया कि यह कल्कि का अवतार है, यही 10वां अवतार है विष्णु का। इतनी मनस्थिति हमारी नीचे जा चुकी थी। और उस समय पे एक राजा ने इतिहास की सारी दिशा पलट दी और जो स्वाभिमान मिट्टी में कहीं दफन हो गया था, मराठी जन का वो स्वाभिमान कुछ इस तरह से आगे आया कि नेताजी पालकर ने कहा राजे समय मत खराब करिए। दूसरे दिन प्रातःकाल 4:30 बजे 2 दिशाओं में घोड़े दौड़ने लगे। राजे विदिन 12 दिनों के भीतर प्रतापगढ़ से राजे कोल्हापूर पहुंचे। प्रतापगडावरून कोल्हापूरचं डिस्टन्स आहे 204 किलोमीटर। 12 दिवसामध्ये चंदनगड वंदनगड करत महाराजांनी 15 किले बळकावले आहेत। और पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए थे राजे। बाजी प्रभु देशपांडे भी जावड़ी में वहीं पे थे, जो जावड़ी में आसमान का सीना फाड़ कर तोपों की जब आवाज हुई, आवाज होते ही अफजल खान की सेना को यह आदेश था कि अगर तोपों की आवाज होती है तो आप समझ जाना शिवाजी राजे गया। राजे के सेना को यह आदेश था कि जैसे ही तोपों की आवाज होगी तुम्हें यह नहीं सोचना है कि अंदर क्या हो रहा है, फाड़ डालना सबको। आसमान का सीना चीर के जमीन फाड़ के सारे मावड़े बाहर निकले और सब काटने लग गए। हर हर महादेव की नारे गूंजने लगे। यहां से भागे या वहां से भागे,
जावड़ी के जंगल में दो जगह है निकलने की। एक जगह पे तानाजी मालुसरे अपनी सेना के साथ खड़े थे और दूसरी जगह पे बाजी प्रभु देशपांडे खड़े थे। देखते देखते दूसरे दिन जब ये सेना निकली तो नेताजी पालकर एक रास्ते से निकले, दूसरे रास्ते जो शिवाजी राजे निकले कोल्हापुर तक पहुंचे और कोल्हापुर पे पहुंचने के बाद कोल्हापुर के पास में जस्ट थोड़ा सा आगे जाके पन्हाड़ा का किला है, उस पन्हाड़ा के किले तक को ले लिया। बाजी प्रभु पुरंदर पर पहुंचे। पुरंदर का सैयद खान या आदिल शाह का सरदार था वहां पे, और तो बेटा लाला बाजी प्रभु ने। बाजी प्रभु ने कहा देखो हम युद्ध नहीं चाहते, किला जो है तुम हमारे हवाले कर दो। और इसने कहा नहीं करेंगे तो। बाजी प्रभु उठे, आपलं धोतर बितर सावरलं, काट डालेंगे सबको, एक आदमी जिंदा नहीं जाएगा किले से, सब मारे जाओगे सब, चुपचाप चाव्या द्या और निगाह। 18 दिनों के भीतर 21 किले स्वराज्य में प्राप्त हुए थे। छोटी कामगिरी नहीं थी ये। जो भूकंप प्रतापगढ़ पर आया था उस भूकंप के जितने भी हलचल हुई थी वो हलचल आगरा तक पहुंची, वो हलचल आदिल शाह तक पहुंची। कोल्हापुर से सिर्फ 2 या 3 दिन के दूरी पर है बीजापुर सल्तनत। नेताजी पालकर ने कहा कि मैं आदिल शाह को पकड़ के लाता हूं, लेकिन नेताजी थक चुके थे तो मुहिम रोकनी पड़ी। और अब शिवाजी महाराज को यह पता था कि अब कोई ना कोई सरदार आदिल शाह भेजेगा और कोई ना कोई सरदार औरंगजेब भी भेजेगा। 1660 फरवरी का महीना, औरंगजेब ने अपनी तरफ से स्वयं खुद अपने मामा को भेजा। 19 फरवरी 1660 शाइस्ते खान अहमदनगर में पहुंचता है और मार्च के महीने में सिद्दी जोहर आदिल शाह से निकल के आता है। और यह बात शिवाजी राजे को पता थी कि हमें किसी ऐसे जगह पर जाके रुकना होगा जहां से सिद्दी जोहर को यह बात पता चले कि भैया हम पन्हाड़ा के किले में रुके हुए हैं। यदि पन्हाड़ा बंगलोर के बॉर्डर पे आती है, थोड़ा पास है वहां से, यदि शिवाजी राजे राजगढ़ या रायगढ़ या कोई और किला चुनते उस समय पर, तो हो सकता था सिद्दी जोहर स्वराज्य में बहुत अंदर तक घुसता और शाइस्ते खान से यदि वो मिल जाता तो दोनों मिलके स्वराज्य को नास्ते नाबूद कर देते। तो शिवाजी राजे ने युक्ति लड़ाई कि हम पन्हाड़ा पे रुकते हैं और पन्हाड़ा पे रुकने के बाद सामने से सिद्दी जोहर जब आएगा तो वो पन्हाड़ा को घेर लेगा और यहीं पे उसे रोक दिया जाएगा। तय हुआ। फरवरी और मार्च के महीने में राजे ने पन्हाड़ा गढ़ पे गए, वहीं पे रुके रहे। सिद्दी जोहर ने बाहर से घेरा पक्का करना शुरू कर लिया। बस शाइस्ते खान पुणे में हुड़दंग मचा रहा था। यहां पर राजे ने पन्हाड़ा पे सिद्दी जोहर को रोक के रखा था। 1 महीना 2 महीना छोटे छोटे युद्ध होते थे, छोटे छोटे युद्ध। अब ये टोपी वाले माकड़ भी आके इनसे मिल गए। टोपी वाले बंदर कौन थे? अंग्रेज। इन्होंने अपने तोपखाने सिद्दी जोहर को लाके दे दिए। महाराज ने कहा ये देखना बाजी, ये जो जितने भी टोपी वाले ये लाल मुंह के बंदर है ना, ये किसी दिन अपनी तोपों से समस्त हिंदुस्तान को नास्ते नाबूद करने की कोशिश करेंगे। ये महाराज ने उस समय कहा था। 1660 की वार्ता है ये। रोज छोटे छोटे युद्ध होते थे। कभी मावड़े नीचे घुसते थे, छावनी में जाके तमाशे करते थे, वापस आके फिर घुस जाते थे। कभी तोप चलती थी, कभी वहां से तोप चलती थी। तकरीबन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने तक यही खेल चलते रहा। और अब बरसात का महीना आने वाला था और शिवाजी राजे को यह समझ गया था कि यही मौका है कि अब हमें पन्हाड़ा से निकलना होगा, क्योंकि यदि अब हम पन्हाड़ा से नहीं निकलेंगे तो बरसात खत्म होने के बाद शाइस्ते खान समस्त स्वराज्य को उद्ध्वस्त कर देगा। तो युक्ति लड़ाने लग गए, करना क्या है। बाजी प्रभु को बुलाया गया। बोले बाजी
आप हमारे लिए पितृतुल्य समान हैं, आप कुछ सोचिए। बाजी ने कहा राजे खुले मैदान में जाते हैं और मारते हैं सबको। महाराज ने कहा इस धाड़स के लिए तो हमने, इस ताकत के लिए तो हमने स्वराज्य का निर्माण नहीं किया कि खुले मैदान में जाके अगर हम लड़ेंगे और यदि हमें मृत्यु आती है तो हमें मृत्यु आए फिर हमारा राज्य चले जाए, ये मूर्खता हम नहीं करेंगे। कुछ ऐसी युक्ति बताओ कि यदि ये गढ़ चले जाता है, ये गढ़ हम फिर से वापस ले लेंगे, लेकिन हमारा जिंदा बचना बहुत ज़रूरी है और हम सबका जिंदा बचना ज़रूरी है। बस तय हुआ। पन्हाड़ा के किले के पास जो गांव था, उसी गांव में एक नावी रहता था, हजाम। उसका नाम था शिवा काशिद। बाजी प्रभु उससे भले भांति वाकिफ थे। तो बाजी प्रभु ने शिवा काशिद को बुलाया और शिवा काशिद से कहा, शिवा ज़रा शिवाजी राजे के कपड़े पहन के आना। ये शिवाजी राजे का प्रतिरूप था। आज के समय में हमने ये देखा होगा कि जब ओसामा बिन लादेन गायब होता था तो ऐसा कहते थे कि उसके 7 से 8 डुप्लीकेट्स हैं। डुप्लीकेसी की ये सिस्टम शिवाजी महाराज के समय में भी थी। महाराज के जैसे दिखने वाले 3 से 4 लोग हमेशा मौजूद हुआ करते थे। उसी में से एक था शिवा काशिद। बोले राजे के जैसे कपड़े पहन के आओ, ज़रा देखूँ तो मैं तुम कैसे दिखते हो। वो कपड़े पहन के आया, हुबेहूब शिवाजी, हुबेहूब शिवाजी महाराज, हुबेहूब। बाजी ने कहा एक कर्तव्यगारी देनी है तुम्हें। शिवा काशिद ने कहा अरे बाजी बताओ तो, हमने हमारी जान स्वराज्य के लिए कब से न्यौछावर करके रखी है, बताओ करना क्या है। लेकिन एक बात याद रखना शिवा, जान जा सकती है। राजे जान तुम्हारी है, बाजी जान तुम्हारी है। राजे हमने हमारे राजे के ऊपर कब की ये जान न्यौछावर कर दी है, तुम बस बताओ। तय रहा। शिवा काशिद को सारी युक्ति बताई गई। अब ये युक्ति लेकर शिवाजी महाराज के उसी वेश में बाजी शिवाजी राजे के आगे गए। शिवाजी राजे ने कुछ क्षण के लिए शिवा काशिद को देखा और शिवाजी राजे को लगा कि मैं खुद का प्रतिबिंब तो नहीं देख रहा। और युक्ति जो भी थी शिवाजी राजे को समझ गई और शिवाजी राजे ने कहा बाजी तुम जो सोच रहे हो वो बेताल का खेल है, वो मौत का खेल है, ये कुछ भी मत सोचना। बाजी ने कहा राजे हम चले गए तब भी चलेगा, लेकिन हमारे जैसे लाखों के बाजी को पालने वाला तुम्हारे जैसा ठाकुर जिंदा रहना चाहिए। राजे आम्ही गेलो तरी चालेल, पण लाखाचा पोशिंदा मात्र जिवंत राहायला पाहिजे राजे। ये तय हुआ था। राजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजे ने कहा आपको जैसे उपयुक्त लगता है आप करिए। और राजे ने कहा कि कुछ क्षणों के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। शैतानी ख्याल आ रहे थे शिवाजी महाराज के दिमाग में कि किस लिए मैंने ये स्वराज्य की स्थापना की, किस लिए, कैसे लोग पाले मैंने। शिवकाल ऐसा काल था जिस समय पे लोग सिर्फ मारने के लिए तैयार नहीं थे, मरने के लिए भी तैयार थे। किसके लिए ये सब मैंने खेल रचा, क्यों ये लोग मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या किया है मैंने ऐसा। कुछ दिनों के बाद शिवाजी महाराज का गुप्तहेर महादेव उस जगह पर आया। ये महादेव जो था इसे जगह पता थी कि पन्हाड़ा से निकलना कैसे है। पन्हाड़ा के जो पश्चिम भाग था उस भाग में जंगल था, तो वहाँ पे सैयद बंडा, तो उस जगह पे सिद्दी जोहर ने घेरा दे के नहीं रखा था। तो महादेव ने कहा कि राजे हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो युक्ति ये थी कि 2 पालकियाँ की जाएंगी। एक पालकी में शिवाजी राजे स्वयं खुद बैठेंगे और एक पालकी में शिवा काशिद बैठेगा। उसके एक दिन पूर्व पुनः गोपीनाथ जी से कहा गया कि आप सिद्दी जोहर के पास जाइए, उनसे जाके कहिए कि हम आपसे डर चुके हैं, फिर से साइकोलॉजिकल वारफेयर, और हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। हम कल आपकी छावनी में आके आपसे मिलेंगे। और तय था। दूसरे दिन
रात के समय पर शिवाजी राजे गढ़ किला छोड़ेंगे और यदि यवनों को खबर लगती है कि शिवाजी राजे भाग रहे हैं तो उस समय पर शिवा काशिद की पालकी सिद्दी जोहर के शामियाने में ले जाई जाएंगी। तय हो गया था। बस रात का समय था। शिवा पालकी की ओर बढ़ा, शिवा काशिद पालकी की ओर बढ़ा, शिवाजी राजे के सामने गया, मुजरा किया। शिवाजी राजे के आंखों में पानी था। उन्होंने कहा, शिवा फिर से सोच लो, ये मूर्खता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बहुत सुखरूप यहाँ से जा सकते हैं। शिवा ने शिवाजी महाराज को आलिंगन दिया और कहा, राजे आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, एक क्षण तो दीजिए मुझे। मेरा जन्म भले ही शिवा काशिद के रूप में हुआ होगा, मरते वक्त मुझे शिवा भोसले बनने का एक अवसर तो दीजिए राजे। और तय हुआ, पालकी चलने लगी। किले के बाजू में एक छोटी सी खिंड आती थी। उस खिंड के दोनों भाग में सिद्दी जोहर की सेना खड़ी थी। किसी मशालधारी को दिखा कि राजे भाग रहे और उसने कहा, धोखा धोखा धोखा, शिवाजी राजे भाग रहा है। और बस तय हुआ कि अब यहाँ से शिवा काशिद और शिवा भोसले इन दोनों के मार्ग अलग हो गए। बाजी शिवा काशिद के पालकी के पास गए और शिवा काशिद से कहा, शिवा सारी कर्तव्यगारी अब तेरे ऊपर है। शिवा ने बाजी को पकड़ा और शिवा काशिद ने बाजी को कहा, बाजी एक वचन देना मुझे। बोले, बोल बोल, क्या चाहिए तुझे? मेरा राजा जिंदा रहना चाहिए, बस कुछ भी हो जाए। शिवा काशिद की जो पालकी थी वो सिद्दी जोहर के शामियाने की तरफ चल पड़ी। ये खबर जैसे ही सिद्दी जोहर को लगे कि शिवाजी राजे भाग रहे हैं, उसने सिद्दी मसूद को बुलाया और कहा कि जाओ सिद्दी मसूद, उस शिवाजी भाग रहा है उसको जाके पकड़ के लेके आओ। सिद्दी मसूद तातडीने उठला, पटकन निघाला आणि तेवढ्यात त्याला येताना एक शामियाना दिसला। उसे एक शामियाना एक पालखी आते हुए दिखी और वो रुक गया। अंदर देखा तो शिवा काशिद बैठा था। वो खुद पहचान नहीं पाया कि शिवा, उन्होंने देखा नहीं था कि शिवा काशिद है या शिवाजी महाराज है या शिवाजी भोसले है। तो सिद्दी मसूद ने पूछा, राजे भाग रहे थे? हाँ, प्रयोजन तो कुछ वैसा ही था। फिर क्या हुआ? जमा नहीं भागना। ठीक है, शामियाने में चलिए, सिद्दी जोहर जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आइए। पालकी ले जाई गई। अंदर गए। अंदर जाने के बाद सिद्दी जोहर ने देखा, फाजल खान ने देखा। फाजल खान अफजल खान के साथ में मौजूद था प्रतापगढ़ पर, लेकिन ये वो फाजल खान है जो अपने बाप के मृत्यु के वक्त खुद महाबलेश्वर के पर्वत से नीचे उतरकर भाग गया, रुका ही नहीं। और उसे ये बात पता थी कि शिवाजी राजे के मस्तक पर कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने तलवार का घाव किया है। वो जानता था कि शिवाजी राजे के मस्तक के ऊपर घाव है और उसने कहीं तो शिवाजी राजे को देखा था। शामियाने के अंदर शिवा काशिद गया और सिद्दी जोहर ने पूछा, राजे भाग रहे थे? बोले नहीं। बोले था, भाग भी रहा था, प्रयोजन तो कुछ ऐसा था। बोले आपके लिए वो शक्य नहीं होता, क्योंकि हमारी ओर से सुरवे ने पहले ही बीच रास्ते में सुरवे ने घेराबंदी करके रखी है। शिवा काशिद को यह सुन के पसीना आ गया कि अब राजे का क्या होगा। फाजल खान शिवा काशिद को बहुत गौर से देख रहा था कि ये, इस बंदे को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा नहीं है, ये शिवाजी राजे नहीं है। उसने धीरे से देखा, उसके मस्तक पर कोई घाव नहीं था और उसने कहा कि तुम शिवाजी भोसले नहीं हो, तुम शिवाजी भोसले नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। और उसने अपनी तलवार निकालकर शिवा काशिद की छाती पर रखी और शिवा काशिद को समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। और उसने कहा, अरे मैं ही शिवा हूँ, लेकिन एक फर्क है, जो भागा वो शिवा भोसले था और जो यहाँ बैठा है वो शिवा काशिद है। हरामखोर कुत्ते की औलाद, शिवा काशिद है तू?
शर्म नहीं आई तुझे? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, अपने बाप को मरता हुआ छोड़कर भागने वाला तू। अरे हम कुत्ते हैं, हम ईमानदार हैं, हम वफादार हैं, हम तेरे जैसे नहीं है। खामोश, तलवार सब। शिवाकाशित के सीने में वो तलवार चली गई। शिवाकाशित ने मरते हुए एक ही कहा, जन्म भले ही शिवाकाशित के जैसे हुआ होगा, लेकिन मरते हुए हमें गर्व है कि हम शिवा भोसले बन के मर रहे हैं। और सिद्धि जोहर ने सिद्धि मसूद को बुलाया और कहा कि सिद्धि मसूद जाओ, जल्दी जाओ और उस शिवाजी को पकड़ के लाओ, वो भाग चुका है। सिद्धि मसूद 1000 घोड़े के साथ और 1000 पैदल फौज के साथ निकल पड़ा। बीच में खिंड आई, उस खिंड में शिवाजी राजे के पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने शिवाजी राजे को बताया कि राजे, सारे यवन पीछे से आ रहे हैं, हम यदि आगे चले जाएंगे तो आगे जाने के बाद सूरवे ने ऑलरेडी घेर के रखा है, तो यदि हम आगे जाते हैं और पीछे से आने वाले जो घोड़दड़ है वो यदि इनसे आके मिल जाते हैं तो हम खुले मैदान में इनका सामना नहीं कर पाएंगे। हमें इसी वक्त, इसी क्षण, यहीं पर कुछ एक नया निर्णय लेना होगा। तो बाजी ने कहा फिर तय रहा। युक्ति कुछ इस तरह से थी कि 300 मावड़ों के साथ शिवाजी राजे आगे जाएंगे, तब वो 300 लोगों के साथ उसी खिंड में उपस्थित रहकर आने वाले जितनी भी सेना है उसी खिंड में उसे रोक के रखा जाएगा। तय था। रात के 9 बजे बाजी प्रभु देशपांडे के साथ 600 मावड़े निकले थे। बाजी प्रभु देशपांडे, फूलाजी देशपांडे, इन सभी के साथ सेना लेके, जेदे बांदल की ये सारी सेना लेकर ये निकले। और निकलने के बाद जब खिंड में पहुंचे, खिंड में पहुंचने के बाद शिवाजी राजे से कहा गया कि आप 300 लेके आगे जाइए, हम 300 लेके यहीं पे रुकते हैं। और शिवाजी राजा ने कहा, बाजी तुम फिर से बेताल का वो नंगा नाच कर रहे हो, मूर्ख हो तुम, हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे वरना कोई भी नहीं जाएगा। बाजी ने कहा, राजे देखिए, ये मुंह लड़ाने की बात नहीं है, आपको समझना होगा ठाकुर, यदि मेरे जैसा बाजी मर भी जाता है तो कोई गम नहीं, लेकिन आपके जैसा लाखों को पालने वाला ठाकुर जिंदा रहना चाहिए। आप जाओ राजे, जाओ, मैं यहीं पे पूरे खिंड में यवनों को रोक के रखता हूँ, बस जाने के बाद तोपों की 3 इशारत करना, ये बाजी समझ जाएगा मेरा राजा सुखरूप गढ़ पे पहुंच चुका है। और तब तक मैं आपसे वचन देता हूं कि यदि यम भी आया तो यम को भी पकड़ के रखूंगा कि मेरा राजा अभी तक पहुंचा नहीं है। ये डिसाइड हो चुका था। उस खिंड से, पावन खिंड से गढ़ की जो दूरी थी वो 3 घंटे के रास्ते पर थी, लेकिन बीच में सुरवे खड़े थे, तो वो 3 घंटे का युद्ध अब 9 घंटे तक चलने वाला था। 6 से 9 घंटे तक चलने वाला था। रात के 9 बजे ये लोग निकले थे। इन्होंने आखिरी में खाना कब खाया किसी को पता नहीं। बाजी प्रभु की उम्र थी 46 साल। एक हाथ में 7.5 किलो का दंडपट्टा, दूसरे हाथ में 7.5 किलो का दंडपट्टा, यानी 15 किलो का सिलेंडर लेके लड़ने वाले थे बाजी प्रभु उस समय पे। सिर्फ 300 मावड़े उस खिंड में। आने वाली जितनी भी सेना है वो सारी ताजी ताकत की सेना है, क्योंकि ये लोग रात से पैदल चलते हुए आ रहे हैं और बाकी आने वाले सब घोड़े पे आने वाले हैं। सारे के सारे ताकतवर लोग हैं और इनको यहाँ पे रोक के रखना है। डिसाइड हुआ, 300 की टुकड़ी बढ़ गई। पहाड़ के बीच में वो खिंड आती है। 50 लोग आगे रहेंगे, 50 लोग इनके पीछे रहेंगे, 50 लोग खिंड के ऊपर, 25 इधर 25 इधर रहेंगे। यदि कोई इन 50 को क्रॉस करके आगे आता है तो पीछे जो 50 खड़े हैं इनके ऊपर सारा दायित्व आएगा कि इन्हें आगे नहीं जाने दें। यदि इन्हें भी पार करके ये आगे आते हैं तो इन 25 और इन 25 पर ये दायित्व रहेगा कि ये पत्थरबाजी करेंगे। इन्हें भी पार करके अगर ये आगे आते हैं तो फिर से एक 50 की टुकड़ी वहां पर खड़ी थी, इन 50 को इनसे लड़ना होगा। फिर ऊपर में 2 टुकड़ियां फिर रखी गई और पीछे में
टुकड़ियां रखी गई और इस तरह से गनीमी कावा वहां पे रचा गया। तय हुआ, युद्ध शुरू हुआ। सिद्दी मसूद अपनी सेना के साथ आया और उस खिंड में नारे गूंजने लगे, हर हर महादेव, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, और तुंबड़ युद्ध सुरू झालं। रक्ताच्या चिलखांड्या आणि हर हर महादेवच्या आरोळ्या समस्त खिंड गूंज चुकी थी। बस उस दिन बाजी प्रभु रुद्र अवतार की तरह यवनों पे बरस चुके थे। यह युद्ध जब शुरू हुआ उस समय तकरीबन 9 बज चुके थे। ये युद्ध जब शुरू हुआ उस समय पे तकरीबन 9 बज चुके थे। हमने रात को कितने बजे खाना खाया है ये तक किसी को ज्ञात नहीं था। युद्ध शाम के 6 बजे तक चला। बाजी प्रभु जिस समय पे लड़ रहे थे, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक एक ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पे बाजी प्रभु के शरीर पर घाव नहीं होगा। लाल बुंदर रक्तानी माखलेला लाल लाल दिसणारा हनुमान जैसा असतो ना, सिंदूर से लिपटा हुआ हनुमान जैसे दिखता है, उसी तरह से बाजी प्रभु के शरीर पर संपूर्णतः घाव हो चुके थे। बाजी प्रभु संपूर्णतः रक्त में नहाकर निकले थे। फिर भी यह व्यक्ति कहता है कि मेरा राजा अभी तक गढ़ पर पहुंचा नहीं है और मैं अभी मर नहीं सकता। सिद्दी मसूद ने कहा, ये बाजी मर नहीं रहा, ये गिर नहीं रहा, ये गिरेगा नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, मारो इसे। बस बाजी ने उस दिन रुद्र अवतार धारण कर लिया था। बाजी की दंड पट्टा कुछ ऐसे चल रहा था मानो सुदर्शन चक्र कृष्ण ने घुमाया हो, सट 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 सट। और सिद्दी मसूद ने युक्ति लड़ाई। उसने कहा कि लाओ बंदूकधारी को पकड़ के लेके आओ। अंग्रेज थे उस समय पे, बंदूकें आ चुकी थी, तो लोग पूछते कि क्या बंदूक आई थी? हाँ बंदूक आई थी। बंदूकधारी को बुलाया गया और बंदूकधारी को कहा नेम लगाओ। वो जो है ना, वो इनका सेनापति है। ये गिर गया, युद्ध जीत लिया, ये गिर गया, युद्ध जीत लिया। ये जो उत्तर है ना, अब सिद्दी मसूद ने बाजी प्रभु का वर्णन किया है। वर्णन सुनिएगा। सिद्दी मसूद ने बाजी प्रभु का वर्णन किया है। पूछा कौन है बाजी, किसे मारना है? बोले वो जो शेर की भांति लड़ रहा है वो है बाजी। उस नेमधारी ने देखा, अरे कौन है बाजी? बोले वो जो खून में लथपथ है वो है बाजी। अरे कौन है बाजी? तो उस बंदूकधारी ने कहा, सभी तो सेनापति के जैसे लड़ रहे हैं, सभी तो शेर की भांति लड़ रहे हैं, सभी तो खून में नहाए हुए हैं। उस दिन उस खिंड में एक बाजी नहीं 300 बाजी युद्ध कर रहे थे। बस नेमधारी ने बंदूक निकाली, नेम लिया, बंदूक चलाई, बंदूक की गोली बाजी के पेट में आकर लगी और बाजी गिरे। और उसी क्षण बाजी को यह अनुभूति हुई कि मेरा राजा अभी तक गढ़ पे नहीं पहुंचा, तोप की आवाज अभी तक आई नहीं। बाजी ने अपने कमर का शेला निकाला, अपना कमर का पट्टा निकाला, अपने पेट पर बांधा। यम आकर खड़ा था, यम से कहा खड़ा रह, मेरा राजा अभी तक गढ़ पर पहुंचा नहीं है। जब तक मेरा राजा नहीं पहुंचेगा तुझे मुझे ले जाने का अधिकार नहीं। और बाजी ने फिर से वो युद्ध करना शुरू किया। बस एका सेना येत आहे, हे कापतायत ते येत आहे। नवीन ताजा दमाची सेना आली, नए दम की सेना वहां पे आके खड़ी हुई। बाजी प्रभु लाल बुंद रक्त में खड़े हुए हैं। और उसी समय एक यवन ने कहा, मर जाओगे, हट जाओ। और बाजी प्रभु ने कहा, चल। ये युद्ध चलते रहा। सूर्य को वहां पे हराया शिवाजी महाराज ने। और महाराज को दिखा कि ये पारनागढ़ नहीं है, ये विशालगढ़ है। राजे उसी तरफ दौड़े और कहा, तोपों की इशारत करो, मेरा बाजी वहां लड़ रहा है, बाजी वहां लड़ रहा है, तोपों की इशारत करो। कोई 6 घंटे से युद्ध चल रहा है, 9 घंटे बीत चुके हैं, 9 घंटे से युद्ध चल रहा है, कोई इशारत करो। और तोपों की इशारत हुई। और उसी समय बाजी ने पूछा, तोप चले क्या? और किसी ने कहा, हाँ बाजी। और उसी समय बाजी ने अपने दोनों हाथों से दंड पट्टे नीचे छोड़ दिए और कहा, राजे को कहना तुम्हारा बाजी आखिरी क्षण तक लड़ा, मेरा निरोप देना राजे को, जय भवानी। कह के बाजी ने अपना प्राण त्याग किया। जिस समय पर शिवाजी राजे
उस खिंड में पहुंचे। उस खिंड का नाम घोड़ खिंड है, पावन खिंड उसका असली नाम नहीं है। उस खिंड का नाम घोड़ खिंड है। लेकिन उस दिन हिमालय से निकलती हुई जैसे गंगा की धार थी, इन मावड़ों के रक्त से वो खिंड पावन हुई, इसीलिए उसका नाम पड़ा पावन खिंड। जिस समय पर बाजी को ले जाने के लिए और इन मावड़ों को ले जाने के लिए पीछे से मावड़े आए, एक भी मावड़े का शरीर एक टुकड़े में नहीं मिला, क्योंकि ये सब मरने के बाद 5,000 6,000 के घोड़े इनके शवों के ऊपर से गए, टुकड़ों में मिले थे, टुकड़ों में। कितना पागलपन। हमारे ज़िंदगी में हम जब कोई कार्य हाथ में लेते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि हमने बहुत कर लिया, बहुत बहुत सह लिया हमने। हम कुछ भी नहीं कर रहे। लोगों ने संस्कृती बचाने के लिए, लोगों ने देवारातले देव वाचवण्यासाठी, त्या देवळाचे कळस वाचवण्यासाठी, आया बहिणींची आबरू वाचवण्यासाठी, स्वराज्य बचाने के लिए, ये संस्कृति बचाने के लिए, उस देवालय में के देव बचाने के लिए अपने आप को भी उस देवलोक तक भेजा है। जिस क्षण तुम्हें लगे कि हमने अपने ज़िंदगी में बहुत कर लिया, उस क्षण के लिए बाजी को याद करना, तब तुम्हें लगेगा कन भर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने अपनी ज़िंदगी में। लोगों ने अपनी जान न्योछावर की है। हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं, ये एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसने अपने गर्भाशय में समूची विश्व के धर्म को धारण करके रखा है। इस संस्कृति को बचाना हमारा कर्तव्य है। मुझ पे यदि आप YouTube पे देखते होगे तो बहुत बार ये आरोप लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिंदुत्ववादी है, ये व्यक्ति संस्कृति को बहुत लेके चलता है कोई विश्व की ऐसी संस्कृति जो कहता है कि तुम यदि नास्तिक हो तब भी तुम्हें उतना मान दिया जाएगा, यदि तुम आस्तिक नहीं भी हो तब भी? है कोई ऐसी संस्कृति? अरे सारे विश्व में यदि ऐसा कोई राष्ट्र है जो बड़े अदब से ये कह दे कि ज्ञान समुचे विश्व के आदि यहाँ आकर समाया, तो वो राष्ट्र है मेरा भारत। सारे विश्व में यदि ऐसी कोई राष्ट्र है जो बड़े अदब से ये कह दे कि उसकी संस्कृति विश्व की सबसे पौराणिक संस्कृति है, वो राष्ट्र है मेरा भारत। सारे विश्व में यदि ऐसा कोई राष्ट्र है जो बड़े अदब से ये कह दे कि उसने अपने गर्भाशय में विश्व के सारे धर्मों को पाल कर रखा है, वो राष्ट्र है मेरा भारत। और उसी भारत का एक सुपुत्र मैं आशीष भारतवंशी आप सभी को प्रणाम करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ।